हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो, हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे थे और मैंने आपको समझा दिया था, क्या बताओ, मैंने आपको समझाया था पोटेंशियल डिफरेंस और साथ में आपको लिखवाया था, क्या बताओ, और साथ में आपको लिखवाया था सिंबल्स। ठीक है ना भाई? क्या लिखवाया था बताओ? सिंबल्स लिखवाया था। ठीक है, देखो सुनो, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, हेडिंग गिरो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है बताओ? ओम एक साइंटिस्ट है, उसी ने लॉ दिया है, ओम्स लॉ। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है बताओ? ये लॉ कहता है एट एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लाइन आपको लिखना जरूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट, एंड फिजिकल स्टेट लाइक, कौन कौन आएगा इसमें? फिजिकल स्टेट भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेंथ, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा, लेंथ, एरिया एक्सेट्रा। मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स आर, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड, टू द अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट। ठीक है भाई, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो दो पॉइंट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बताओ? जितना उसमें आपने क्या दिया है? करंट, यानी आई। ये कहते हैं कौन? ओम्स लॉ भाई साहब कहते हैं। ठीक है, ओम्स साइंटिस्ट है, लेकिन ये लॉ जो है ना आगे चल करके फेल हो गया है, बट हम जो है अपन लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो तो इस लॉ के अनुसार मैथमेटिकली आप इसको ऐसे लिखोगे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? मैथमेटिकली में ए नहीं आएगा, मैथमेटिकली, ओ सॉरी, यहां नहीं, अरे सही है, ये आता एम ए की तरह है। ये ठीक है, ठीक कर लो। मैथ तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मैथमेटिकली जो हो गया हमारा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है ना? अब अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है r। r यहां पर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया आर। तो यहां से देखो ध्यान से, v अपॉन आई इक्वल टू आर आ रहा है। ठीक है ना? जो क्या है? कांस्टेंट है।
ये आर हमारा कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। कॉपी करो, यही ओम्स लॉ कह के चलता है। ये V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। V इक्वल टू आई आर लिखा तो है, मतलब R से I पहले आर आई कोई बात नहीं, R इंटू आई लिखो या फिर आई आर लिखो, बात ठीक है ना। वो आप याद करते हो ना, V इक्वल टू आई आर, तो आप उसको ना उससे ऐसा रट सा गया तुम्हें, तो यहां मैंने आर आई लिखा तो तुम्हें थोड़ा सा हो रहा है कि मैंने क्या लिख दिया यार। सुनो आगे चलते हैं। V यहां पर क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आई इधर क्या है, अप्लाइड करंट, अप्लाइड करंट, ठीक है। और आर यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब आप लोग यहां पे लिखोगे आर, आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना। आर इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस which depend, which depend which depend on the, which depend on the physical state, physical state, ठीक है। अब हम लोग डिटेल में पहले आर को समझेंगे, आर है क्या, ठीक है ना। रेजिस्टेंस कहते हैं हम उसको, लेकिन है क्या। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या लिखें, ग्राफ, इसके लिए ओम्स लॉ के लिए ग्राफ्स फॉर ओम लॉ। देखो ग्राफ जो बनाया भाई साहब ने, भाई साहब कौन है, ओम्स भाई साहब, ठीक है। आई और वी में ग्राफ, जो वी आई बोलते हैं, वी आई ग्राफ हम लोग इसमें कह लेते हैं, ठीक है ना। देखो एक्स वाई एक्सिस हो गया, इधर हमारा हो गया एक्स, कर लो वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, उधर इस तरह क्या लोगे आप, आई करंट। जब ग्राफ इसका बनाया गया, सुनो तो सीधा लिखते हैं, आई यानी कि करंट। तो ग्राफ जब बनाया इसका तो कुछ ऐसा बना, इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे कौन बढ़ रहा है, आई की वैल्यू बढ़ रही है, आई मतलब करंट, ठीक है ना। इस पोजीशन पे जो वी की वैल्यू होगी उसके लिए आई की वैल्यू ये होगी, ठीक है ना। यहां पर जो वैल्यू वी की होगी उसके लिए यहां पर आई की वैल्यू, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनता है, यानी कि अगर आपका वी बढ़ गया तो आई भी बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। ये लाइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर इस पोटेंशियल पर ये है करंट, किस वी पर कितना करंट है वो हमें इस ग्राफ से पता चल रहा है। इस वाले V1 पर I1 है, V2 पर I2 है और V3 पर I3 है करंट, ठीक है ना। ये हम लोग यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ, ग्राफ आएगा तो ये बनाओगे ओम्स लॉ में, ठीक है ना। इससे अलग कुछ भी नहीं आता ओम्स लॉ में।
लिखो जल्दी से, चलो देखें आगे बढ़े। लिखो रेजिस्टेंस के हेडिंग, हेडिंग लिखो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर से अपन लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। लिखो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। लिखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर्स। लिखो कंडक्टर्स, लिखो कंडक्टर्स दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन इट, दैट oppose the flow of current, flow of current in it, in it। ठीक है ना? कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके फ्लो करने को ही अपोज करता है, विरोध करता है। विरोध मतलब उसको बहने से रोकता है। सभी क्या जानते हो? सभी जानते हो कि कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है करंट, दौड़ता है करंट, है ना? सपोज कोई कंडक्टर है, तो इसमें कौन होगा? ई होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? ये ई इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर की ओर, तो इसको इधर की तरफ मूव करने से रोकेगा। प्रॉपर्टी होगी इस कंडक्टर की, ठीक है ना? उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो एक आपके पास दो टाइप के रोड हैं। एक तो रोड हमारे पास वो है जो गली में होते हैं, उसमें रफनेस होती है, ईंटों को ना वो बनाते हैं, खरंजा कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? खरंजा। और एक रोड वो है प्लेन, बिल्कुल हाईवे वाली। किस पर साइकिल जाएगी? तेज, उस पर कम रेजिस्टेंस है, हाईवे वाली पे साइकिल, इसीलिए उस पर ना तेज चलती है। और गली मोहल्ले में जो होती है सड़कें, है ना, ब्रेकर आता है बार बार। ब्रेकर क्या कर रहा है? रोक रहा है ना आपको आगे चलने से, है ना? ब्रेकर रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकने वाला, रेजिस्ट करना मतलब विरोध करना किसी चीज का, ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। तो हर मैटर की, हर कंडक्टर की अलग अलग होता है ये प्रॉपर्टी, किसी में कम किसी में ज्यादा होता है। लकड़ी में फ्लो नहीं करता, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता लकड़ी में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज्यादा कि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर नहीं सकता, ठीक है ना? क्या क्या गीले लकड़ी में करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? वाटर, ठीक है ना? इसलिए अब देखो ये क्या है? ये प्लास्टिक का ट्राइपॉड है, ये रखा है ये फोन जिस पे, है ना? अब इसके अंदर यहां लगा दो वायर, यहां पे नहीं पहुंचेगा करंट। क्यों? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मूव करने के लिए, ठीक है ना? यानी इसका बहुत हाई है रेजिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी ऑफ कौन? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ आई को इन द कंडक्टर। आई फ्लो करने नहीं देगा, करंट फ्लो नहीं होता। सुनो और देखो ध्यान से, और इसमें क्या है? कहते हैं कि एसआई यूनिट जो उसकी होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो होता है ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है ना? तो ओम क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। देखो ये ओम का सिंबल है, प्रतीक बोलते हैं हिंदी में, ठीक ना? सिंबल्स ऑफ ओम ये है, साइंटिस्ट के नाम पे है ना, इसलिए, ठीक है भाई? देखो बताओ, आपने अभी ऊपर जो लिखा था ओम्स लॉ के अनुसार क्या था? बताओ, V अपॉन आई था ना, इक्वल टू R। बताओ V का क्या होता है? यूनिट। एक ओम की बात होगी ना, वो कितना होगा? एक ओम। V इक्वल टू आई।
ओ सॉरी V अपॉन आई, तो V कितना है? 1 कूलम जूल पर कुलाम, याद है इसकी यूनिट मैंने आपको लिखवाया था, जूल पर कुलाम अपॉन में क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होगा, तो एम्पियर ए होता है, और एम्पियर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? कुलाम पर सेकंड। क्या बोलते हैं? कुलाम पर सेकंड। तो देखो क्या बना इसका यूनिट, 1 ओम इक्वल टू बनेगा यूनिट कूलम 1 जूल कूलाम पर स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर है ना, और सेकंड, ये बनेगा इसका यूनिट। 1 ओम इक्वल टू इतना होगा। ये ऊपर क्या है क्या? हाँ हाँ, ये माइनस आएगा ना ऊपर जाकर भाई, इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलाम, इसी गया ऊपर तो इसका माइनस हो गया और सेकंड का प्लस हो गया, तो जूल तो ऐसे ही रह गया हमारे पास में, देखो है ना, और माइनस कूलाम और माइनस कूलाम हो गया माइनस का स्क्वायर है ना, और यहाँ कितना आ गया? सेकंड। तो ये क्या है इसकी 1 ओम की यूनिट, ठीक है ना, ओम बोलते हैं, वरना आप ये लिख सकते हो जूल पर कूलाम स्क्वायर सेकंड, ठीक है ना, इसके 2 हो गए यूनिट। माइक्रो ओम भी होता है, देखो माइक्रो ओम क्या होता है? माइक्रो ओम 10 की पावर -6 ओम के इक्वल होगा, ठीक है ना। मिली ओम 10 की पावर -3 ओम के इक्वल होगा, ठीक है। एक आता है मेगा ओम, मेगा ओम अगर ज्यादा है रेजिस्टेंस तो मेगा ओम में हम लोग क्या लगाते हैं? 10 की पावर 6 लगाते हैं, ठीक है, 10⁻6 ओम, कॉपी करो, ठीक है ना। ये कुछ ओम्स की ना बड़ी यूनिट है, क्या है ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। मेगा मतलब तो बड़ा, पूछते नहीं है एग्जाम में, लेकिन यूज बहुत बार हो लेता है, बहुत बार का यूज हो जाता है ना, तो हमको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास एक होता है डिवाइस, उसका नाम है रोस्टेट। उससे पहले हम लोग 1 ओम को डिफाइन भी कर लें ना, 1 ओम क्या होता है, डेफिनेशन बहुत जरूरी है 1 ओम की। ये लिख लिया ना, लिखो 1 ओम क्या होता है, डिफाइन 1 ओम, क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम हिंदी में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो क्या बोलते हैं? when potential difference between two point between two points between two points between 2 points is 1 volt and current through the conductor is 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 1 ही वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। द कंडक्टर हैज, द कंडक्टर लिखना ना, लिखो द कंडक्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 1 ओम, ठीक है ना, ओनली 1 ओम लिखो। 1 ओम क्या होता है? 1 ओम कब? जब किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना है? 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, और उस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का करंट, तब हम कहेंगे उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम। क्या है? 1 ओम। देखो ना, आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला,
1 ओम है ना, V अपॉन आई हो गया। ये 1 ओम कब होगा, जब V भी 1 होगा और I भी 1 होगा। इसके अलावा कभी भी 1 नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो उसी बात को हम लोग यहां पर लिखते हैं किसमें, लैंग्वेज में, ठीक है ना भाई। एक एक टॉपिक आता है छोटा सा, उसका नाम है रोस्टेट। लिखो क्या होता है रोस्टेट, है ना, रियोस्टेट, रियोस्टेट है ना भाई। ये एक डिवाइस होता है, क्या होता है, डिवाइस होता है रियोस्टेट, जो करता क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस रखता है और कंट्रोल करता है किसको, फ्लो ऑफ करंट को, ठीक है भाई। भाई मान लो मैं चाहता हूं कि एक सर्किट है, मान लो मेरे पास, मान लो क्या है, एक सर्किट है ना, ये लगा दिया मैंने क्या इसमें, ये तो बैटरी लग गया इसमें, और ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये सिंबल बताओ किस चीज का आपको लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में, ये सिंबल लिखवाया था ना, ये सिंबल है रियोस्टेट का, ठीक है ना, ये सिंबल है रियोस्टेट का, है ना, समझ आप लोग। तो इस बल्ब को हम चाहते हैं ज्यादा तेज ना जले, क्या ना जले। अब ये बैटरी हमको जो वोल्टेज देगा वो तो फिक्स देगा ना, लेकिन हम चाहते हैं बल्ब साहब जो है ना ज्यादा ना जले, तो हम यहां से इसको ज्यादा देंगे रेजिस्टेंस तो कम होगी, ये कम जलेगा, ये ग्लोइंगनेस कम हो जाएगी। अगर कम कर देंगे रेजिस्टेंस तो ज्यादा तेज जलेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है इस डिवाइस में, उस डिवाइस हम लोग कहते हैं रोस्टेट, क्या बोलते हैं, रोस्टेट, ठीक है ना। द डिवाइस विच हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस, ऐसा हम लोग बोल करके चलते हैं। क्या आपने बैटरी को हिलाया, नहीं हिलाया, है ना, बैटरी को बिना बदले इसमें क्या करना है, रेगुलेट करना है, किसको, फ्लो ऑफ करंट को। तो हम ऐसे डिवाइस यूज करते हैं। देखो अ डिवाइस और कंपोनेंट भी क्या आप कह सकते हो, कंपोनेंट, ये एग्जाम में पूछता है भाई, दैट अ डिवाइस और कंपोनेंट विच हैव वेरिएबल रेजिस्टेंस टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग, रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज तो वोल्टेज है। देखो भाई आपके पास क्या एक सर्किट है ना, क्या है मेरे पास में एक, हम चाहते हैं इस सर्किट का जो बल्ब है वो तेज ना जले, डीम जले, या इस बल्ब के अंदर कम हो ग्लोइंगनेस। तो आप कैसे कैसे किन किन मेथड से कम कर सकते हो। एक तो ये कि आप यहां ना वोल्टेज जो दे रहे थे 12 वोल्ट की बैटरी से, अब उस 12 वोल्ट के स्थान पर छोटी बैटरी लगा दो, है कि नहीं, तो ये तेज नहीं जलेगा, है कि नहीं। लेकिन आपको बैटरी चेंज नहीं करनी है, विदाउट सोर्स ऑफ वोल्टेज को चेंज करे, कम करना है ग्लोइंगनेस, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, रोस्टेट नाम का डिवाइस। इसमें क्या होता है ना, अलग अलग इसमें की होती है लगाने के लिए, ये आपको लैब में मिलेगा, फिजिक्स के लैब में मिलता है ये, ठीक है ना। ये आप यहां से रेजिस्टेंस ज्यादा कम कर सकते हो। अगर आपने रेजिस्टेंस कर दिया ज्यादा, मोर कर दिया, हाई कर दिया, तो बल्लभ साहब की ग्लोइंगनेस डिक्रीज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, कम होगी, ठीक है ना। अपने अनुसार हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। रोस्टेट से रेजिस्टेंस, ये होता है डिवाइस, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, आपको ना सिंबल में लिखवाया था पहले, ठीक है भाई, समझ में आ रहा। अब आता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना भाई। लिखो रेजिस्टेंस डिपेंड भी करता है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।
देखो हेडिंग, फैक्टर डिपेंडिंग या फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, द फैक्टर, देखो फैक्टर फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी फैक्टर कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। देखो पहला जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस जिस पर, वो है लेंथ। क्या है बताओ? लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कितना डिपेंड करता है, घटेगा कि बढ़ेगा, हमको ही जानना है। ठीक है, देखो तो रेजिस्टेंस जो होता है, जितना लंबा वायर होगा उतना ही ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस। लेंथ इंक्रीज करने पर जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो भी इंक्रीज होता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्या बोलेंगे? टू L। ठीक है ना, यानी हम कहते हैं कि एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज्ड, the resistance of conductor also increased। अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे, अगर कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसकी जो लेंथ है वो भी हो जाएगी इंक्रीज। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, आपको लैंग्वेज याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखोगे कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो आपको लैंग्वेज ना रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी से आपको याद हो जाएगा सारा। ठीक है ना, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, या आप कह सकते हो डायमीटर भी। ठीक है ना, कि जितना मोटा होगा कौन, वायर, मतलब जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना ही कम होगा रेजिस्टेंस। ठीक है ना, पतले वायर की रेजिस्टेंस हाई होती है, मोटे की कम होती है। ठीक है ना, सेकंड लिखो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इसमें आप क्या लिखोगे? देखो एरिया को हम लोग लिखते हैं किससे? ए से। तो R जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ए है कौन? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब यह है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्यों, सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर रेजिस्टेंस, देखो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या क्या करते हैं? इंक्रीज। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो R क्या हो जाएगा? डिक्रीज। R क्या होगा? मतलब जितना वायर मोटा होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना, और जितना ज्यादा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका रेजिस्टेंस उतना ही लो होगा, कम होगा। ठीक है ना, यानी हम बोलते हैं एज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इंक्रीज,
of conductor increased, the resistance of conductor decreased, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, ध्यान रहेगा सबको। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का ना जो रिलेशन है वो किससे होता है? डायामीटर से। किससे होता है? वायर के डायामीटर से। ये हमारे पास सपोज करो कंडक्टर है ना, ये होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, दिख रहा है? ये होता है सर्कुलर पाथ। कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। चलो ठीक से बनाता हूं उसको। ये होता है सर्कुलर पाथ। अब अगर ये सर्कुलर पाथ है तो क्या होगी? इसकी रेडियस भी होगी ना। देखो ये है मान लो सर्कल, और ये उसमें क्या है? इसका डायमीटर। इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन, चल गए, क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना? देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर। एरिया ए इक्वल टू पाई, तो छोड़ दो, कांस्टेंट है ये। आर को आप क्या लिखते हो बताओ? डी अपॉन टू। क्या लिखते हो? इसका स्क्वायर कर दो। डी क्या है? डायमीटर ऑफ वायर। डी यहां पर हम लोग लिख देंगे डायमीटर ऑफ वायर। डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है ना? क्या ना, बहुत सारे बुकों में ना मीटर के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से आकर देखना, ये मेरे पास आर था पहले, 1 अपॉन क्या लिखूं मैं? यहां लिख दो कांस्टेंट है भी। ठीक है ना? ए, और ए कौन है? पाई डी स्क्वायर हो गया अपॉन 4। 4 ऊपर भाग जाएगा, 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर। देखो अगर डायामीटर बढ़ेगा, मतलब डायामीटर बढ़ने का मतलब ये कि तार मोटा होता जा रहा है, उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो डायामीटर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है। ठीक है ना? और रेजिस्टेंस के भी। तो आर, सॉरी उसके रेडियस के, आर क्या हो गया? 4 अपॉन पाई और ये डी स्क्वायर। ठीक है ना? ये याद रखने की ना आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एरिया याद है तो ये आपको याद रखो, ये या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? अब देखो, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कह लें इसको। ठीक है ना? इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, हो गया। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो सेकंड और फर्स्ट में से देखे तो क्या दिखाई पड़ता है हमको कि जो रेजिस्टेंस हो गया, देखो ध्यान से भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। कौन हो गया? और इनवर्सली हो गया, बताओ किसके? ए के। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। सिंपल बोलो, मतलब हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। तो ये हमारा फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है आगे। और जब हम यहां पे साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो हमें कांस्टेंट मिलेगा नया। सो हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर एक वर्ड में रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? वो फिक्स होता है, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना? तो आर, और यहां पर आप रो लगाओगे, जैसे कांस्टेंट हटेगा, इसे रो बोलते हैं। ऐसा होता है। ठीक है ना? थोड़ा सा पी टाइप का होता है, लेकिन पी नहीं होता। ठीक है? और ये एल अपॉन ए। तो ये जो मेरे पास आया है, हम इसको रो पढ़ते हैं, रो पढ़ेंगे। ठीक है? रो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना? इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, या फिर आप इसे बोल सकते हो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी कह लेते हैं भाई। ठीक है ना? तो रेजिस्टिविटी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी और
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये सभी टॉपिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए और गधा तुमको पढ़ना है वापस, ठीक है ना, रिवाइज करना है। आ रहा है तुमको समझ में कुछ कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला R इक्वल टू रो L अपॉन ए, दिमाग में यहां रखना है। अगर हम इसकी वो बढ़ाएंगे, इसका डायमीटर बढ़ाएंगे तो लाइट भी ज्यादा ग्लो करेगी बल्ब की। बल्ब ग्लो करेगा तेज, क्यों कम हो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बल्ब भी तेज ग्लो करेगा। हाँ तेज चलेगा बल्ब, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से। अगर ऐसे चार्जर वगैरह के ये तार मोटे करते तो क्या चलेगा भाई, वो अलग चीज है, ठीक है ना। देखो आगे बढ़े, तो दो हो गए ना फैक्टर। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब जिससे मिलकर बना है वो कंडक्टर। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जो बना है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अलग नेचर का कंडक्टर है और कॉपर है ना, कॉपर एल्यूमिनियम दोनों दो डिफरेंट नेचर के मैटर है। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, ज्यादा होता है रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए कॉपर कॉस्टली है। कॉपर क्या इसलिए कॉस्टली है, क्योंकि कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने में जो खर्च होता है ना ज्यादा होता है, वो इसलिए महंगा है। और उसकी ना प्योरिटी जो होता है वो अच्छी होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो कॉपर जो होता है ना जल्दी हीट नहीं होता, क्योंकि उसमें कम है रेजिस्टेंस, तो फ्लो करता है फटाफट से करंट, है ना। चिकना सड़क बनाओगे तो पैसा खर्चा ज्यादा होगा, खुरदुरा बनाओगे तो फिर क्या होगा, कम खर्चा होगा। तो साइकिल खुरदुरे पे तेज नहीं चल पाएगा, है ना। सेम यहां पर करो अप्लाई। कॉपर ऐसा है, मान लो हाईवे वाली रोड, फटाफट भागता है उसमें इलेक्ट्रॉन, फटाफट से भागते इलेक्ट्रॉन उसमें, इलेक्ट्रॉन को चलने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो होते हैं एल्यूमिनियम का वायर या फिर लोहे का, उसमें जल्दी हीट होता है। वो क्यों, वहां पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में समस्याएं आती है, उसे रोकता है, उसमें अपोजिशन होता है, ठीक है भाई। तो यहां लिख दो नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ क्या है इसके अंदर, फोर्थ है टेम्परेचर। कौन है बताओ, इसमें क्या लिखो, कुछ नहीं, मैटर होता है ना, अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है ये। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा ही कम होता है ये रेजिस्टेंस। आपने ना सुना होगा सर्दी का मौसम लाइट कम भागता है, सर्दी के मौसम में लाइट कम भागता है, गर्मी में भागता है ज्यादा। ऐसा क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट समर वेकेशन, समर सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना कि वो अपने आप ही रेजिस्टेंस को बढ़ा लेता है। इलेक्ट्रॉन तेजी से भागते हैं, टक्कर मारते हैं आपस में। क्या होगा सुनो एक बार, मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। देखो सपोज हमारे पास में कंडक्टर है, इसमें कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर इसको आप टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर है ना, एक तो ये पहले ही भाग रहे थे, एक तो ये पहले ही भागते हैं बहुत तेजी से, इसको टेम्परेचर बढ़ गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये इतना तेज भागेंगे ना कि अगले में टक्कर मार देंगे। अब टक्कर मारेंगे तो ऐसे ना जाकर के ऐसे भटक जाएगा, फिर ये जाएगा आगे, फिर टक्कर मारेगा, फिर ऐसे, तो ये अपना रास्ता भटक जाता है ना। इसमें आपस में ही कोलिजन करने लगते हैं टेम्परेचर बढ़ने से। तो जब इनका कोलिजन होता है तो इनकी स्पीड बढ़ने के बजाय और स्लो हो जाती है, और फिर वहां पर हीट के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। जब आप दो वायर को करते क्या हो, टच करते हो, तो स्पार्किंग होता है ना। वो स्पार्किंग इसीलिए होता है क्योंकि ये आपस में इलेक्ट्रॉन टकरा जाते हैं, और फिर वहां पर इतना एक्सेस अमाउंट में हीट होता है जनरेट कि वायर पिघल जाता है, वायर फिर वो मेल्ट होता है ना, मेल्ट हो जाता है। तो इसमें आप लिखो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस की
वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यहां हमारा खत्म होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, जो बोर्ड में आते हैं रो। और हम यहां पर रो क्या है ना, रो को भी डिफाइन कर लेंगे। रो इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है ना, आर इक्वल टू हमने क्या सीखा, रो एल अपॉन ए, है ना। हम इस रो को और ना डिकोड करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में। ठीक है भाई, रो के ऊपर इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप कर नहीं पाओगे तो आपको नहीं आता, मतलब ये ठीक से चैप्टर। अगर तुम्हें चैप्टर ठीक से पढ़ना है तो आपको रो एल अपॉन ए इक्वल टू आर वाला फॉर्मूले पे अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। और वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। थैंक यू यहां तक पढ़ने के, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।